ब्रेक के बाद आज सबका फिर एक बार स्वागत है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल, बीजेपी के नेता प्रवक्ता विजय जॉली जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ अंजलि राय जी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं, हमारे साथ कुंतल कृष्ण नेता कांग्रेस, और आपने देखा अली अब्बास काज़मी साहब हमारे साथ हैं। विजय जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। एक चलन चल चुका है इस तरह के दंगाइयों उपद्रवियों से निपटने का, बुलडोजर। दिल्ली में आपको लगता है ये बुलडोजर चलेगा? देखिए, मैं आपकी बात का जवाब दूं उससे पूर्व मैं एक विषय को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। तो मेरे कांग्रेस के मित्र और प्रवक्ता कुंतल जी ने अभी आरोप लगाया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश के अंदर शांति का प्रतीक है। मैं भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य हूं, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उसके सदस्य हैं और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी उसके सदस्य थे। और सबने माना है देश में एकता, अखंडता और देश को एक रखने के अंदर, और सबसे बड़ी बात मुसीबत के समय में, चाहे वो कोविड का समय हो या अन्य विपदाओं का समय हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो स्वयंसेवक होते हैं वो स्वयं अपने घरों से निकलकर जो काम करना चाहते हैं और इस समाज को बचाने का काम करते हैं, उनके ऊपर इस प्रकार के अगर आप आरोप लगाएंगे तो मुझे लगता है आप स्वयंसेवक संघ के द्वारा किए हुए अच्छे कार्यों के साथ न्याय नहीं करेंगे। और दूसरी बात जो आपने कही, बुलडोजर किस पे चलना है या किस पे नहीं चलना है, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन को अख्तियार है, उसको तय करना है। बुलडोजर इल्लीगल लोगों पर चलता है और दिल्ली में तो 1600 से ज्यादा अनधिकृत बस्तियों पे जब बुलडोजर नहीं चला तो यहां पर क्या चलेगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, जहांगीर इलाके के अंदर जो तस्वीरें मैंने अभी देखी है, जिन्होंने मेरे दिल को हिला दिया है, नंगी तलवारें और हॉकी स्टिक्स लेकर दिल्ली देश की राजधानी के अंदर अगर इस प्रकार के अराजक तत्वों के ऊपर हमने कड़ा से कड़ा शिकंजा नहीं कसा, और मैं तो पुलिस से ये प्रार्थना करूंगा, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन से प्रार्थना करूंगा कि वहां पर एक एक घर की सघन तलाशी होनी चाहिए और इल्लीगल हथियार रखने वालों के ऊपर पुलिस को तुरंत उनकी धरपकड़ करनी चाहिए, ताकि कल को इस प्रकार के दंगे के अंदर किसी को भी इस बात का ये श्रेय नहीं मिले या दम नहीं मिले कि मुझे कोई पकड़ने वाला नहीं है, मैं खुलेआम गोली चला दूं, चाहे रामनवमी के प्रोसेशन के ऊपर हो, चाहे हनुमान जयंती के प्रोसेशन पे हो, या दिवाली के अवसर पर हो, या कल को। ये तो रमजान का समय है, इसलिए मैं तो बहुत खुद आश्चर्यचकित हूं कि किस प्रकार से हिंदुओं के हनुमान जयंती के इस प्रोसेशन के ऊपर रमजान के समय मेरे कुछ मिसगाइडेड नौजवान मुस्लिम भाइयों ने इस प्रकार के विजय जी हाथ में विजय जी, जहां तक तस्वीरों की बात है, विजय जी जहां तक तस्वीरों की बात है, तस्वीरों में दोनों तरफ का यही हाल है, तस्वीरों में दोनों तरफ यही हाल दिखाई दे रहा है। विजय जी देखिए, प्रोसेशन तो हनुमान जयंती का था, हनुमान जयंती वाले लोग, विजय आ रहा हूं, कुंतल जी आ रहा हूं, मैं ये मान के नहीं चल सकता हूं जो आप कह रहे हैं। मैंने तो जो चित्र देखे, जो न्यूज रिपोर्ट देखी है, उनके अंदर तो ये है, जिस प्रकार से हनुमान जयंती शोभा यात्रा के ऊपर जिस प्रकार से हमला किया गया, मैं नहीं मान के चलता कि हनुमान जयंती के ऊपर हिंदू भाइयों ने स्वयं ही अपने ऊपर हमला करा लिया। इसलिए मैं आपकी इस बात, आपके इस तर्क से सहमत नहीं हूं, लेकिन जिन्होंने भी किया है वो देश के खिलाफ साजिश करने वाले हैं, वो देश की एकता और अखंडता को बांटने में विश्वास रखते हैं। और मेरा यह मानना है, हम हिंदुओं को, हम मुसलमानों को, हम ईसाइयों को, हम सिखों को, सबको साथ मिलकर रहना है, एक दूसरे के साथ संयम के साथ हाथ से हाथ मिलाकर। हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा भी यही है विजय जी, हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा भी यही है, हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। कुंतल जी, आपकी उंगली जितनी देर विजय जी कह रहे थे, जितनी देर विजय जी बोल रहे थे, आपने अपनी उंगली इस तरह उठाए रखी थी। मैं चाहूंगा अगर आप रिबटल देना चाहते हैं, अपनी बात रखें, तो मैं अंजलि जी और काज़मी साहब के पास जाऊं। कुंतल जी,
मनीष जी, मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि जरा आप वो जो रामनवमी का जुलूस निकल रहा था उसकी तस्वीरें भी हम लोगों को दिखा दें, जिससे भाई विजय जॉली जी को कुछ और चीजों की जानकारी हो जाए, और मुझे जहां तक मैं व्यक्तिगत तौर पे इन्हें जानता हूं, इनका दुख थोड़ा और बढ़ जाएगा, क्योंकि वो उस प्रोसेशन में भी जैसी तस्वीरें आएंगी वो भी तस्वीर इस देश में एक्सेप्ट होने लायक नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में कह देता हूं कि मैं फिर से अपनी बात दोहराता हूं, इस तरह का माहौल इस देश में एक एजेंडा की तरह खराब किया जा रहा है, और इस एजेंडा के पीछे शुद्ध रूप से नागपुर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ फिर कह रहा हूं। अगर आप चाहें तो इस पे लंबी बहस मैं कर सकता हूं, और अब ये आपको मनीष जी इस बात को डिसाइड करना है कि आप इस पे बहस चाहते हैं। कुंतल जी, मैं ये चाहूंगा कि इंडिया का सवाल में हमारा जो पैनल है, लोकतांत्रिक तरीके से आप अपने विचार रख सकते हैं। मैं यहाँ पर किसी भी तरह से किसी संगठन या व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं करूंगा। हम बात कर रहे हैं समाज में अमन चैन की। कौन है ये अमन का दुश्मन? कौन है ये अक्ल का दुश्मन जो अमन को यहाँ पर नफरत की आग में झोंक रहा है? कुंतल जी, आप अपनी बात रखें तो मैं अंजलि जी के पास जाऊं। मैंने कही ना, मैं तो आपके सामने स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि इस देश का एस्टैब्लिशमेंट, मैंने तो स्पष्ट रूप से कहा है, ये रामनवमी का जुलूस या हनुमान जयंती का जुलूस इस देश में और इस सनातन धर्म में पहली बार नहीं निकला है, लेकिन पिछले 6-7 वर्षों से ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो स्पष्ट तौर पे आपको कह रहा हूं कि ये चुनावी एजेंडा है, ये 80 वर्सेस 20 की बात करने की कोशिश है, असली मुद्दों से भटकाने की कोशिश है, ये एस्टैब्लिशमेंट की साजिश है। मैं आपके चैनल पे स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप लोकतांत्रिक तरीके से विपक्ष को अपनी बात कहने का मौका दे रहे हैं। मैं स्पष्ट तौर पे ये बात कह रहा हूं कि एस्टैब्लिशमेंट इस तरह का माहौल। कुंतल जी, हमारे साथ अंजलि जी भी हैं। कुंतल जी, आ रहा हूं आपके पास। अंजलि जी, अंजलि जी, इस तरह के दंगाइयों, उपद्रवियों से निपटने के लिए एक नया बुलडोजर मॉडल चला है। सरकार आपकी है, चिन्हित कर लिया गया है कि आखिर कितने उपद्रवी दंगाई थे। क्या लगता है आपके यहाँ भी आपकी सरकार क्या इस तरह के बुलडोजर का प्रयोग करेगी इन्हें सजा देने के लिए? देखिए, सजा देने का जो हक है वो केंद्र सरकार के पास है। आप जानते हैं, कानूनी व्यवस्था उनके पास है। हम चाहेंगे कि निष्पक्ष रूप से जो भी कार्रवाई हो निष्पक्ष हो, किसी भी व्यक्ति विशेष या धर्म विशेष के ऊपर प्रहार ना हो, क्योंकि अपराधी अपराधी है, चाहे किसी भी धर्म का हो, और जो भी है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। जी, सजा मिलनी चाहिए। काजमी साहब, ये कहा जा रहा है कि मस्जिद के ऊपर पहले से पत्थर, पेट्रोल बॉम्ब ये सब जमा कर लिए गए थे। ये जो पैटर्न है, आपको क्या लगता है कि इस तरह की साजिश ये संयोग है या प्रयोग है? अवस्थी जी, मैं इस बात को तो नहीं मानता कि मस्जिद पर जो है कोई आपसे बता दे कि मस्जिद पे कोई पत्थर रख रहा है या मस्जिद पे कोई ऐसा हो रहा है। मस्जिदी गुंडे लफंगे लौंडों के हाथ में मस्जिद का एडमिन नहीं होता है। मस्जिद में कोई पेश इमाम होंगे, मस्जिद का कोई जो है कोई मुतवल्ली होगा, वो उन्हें इस तरह की इजाजत नहीं दे सकता। इस बात को मैं आपकी नहीं मान सकता। जहां तक आपराधिक तत्वों का इसमें जो है इन्वॉल्वमेंट लग रहा, मुझे इसमें कुछ आपराधिक तत्व जो है वो एक ही समुदाय के नहीं हो सकते। जहां अंसार को दिखाया जा रहा है कि अपराधी प्रवृत्ति का है, हो सकता है हो, लेकिन मुझे दूसरे पक्ष भी ऐसे लग रहे हैं कि जहां जो है बियर की बोतल मस्जिद के अंदर डाली गई है, तो किसी शरीफ आदमी का तो काम नहीं है ये। ना ही कोई माइनॉरिटी का आदमी जो है रमजान के दिनों में जब बियर की बोतल लेके मस्जिद में रखेगा। तो मस्जिद की बोतल भी मुझे दिखाई गई है, कई विजुअल में आई है, और कई लोगों के हाथ में दूसरे पक्ष के जो है तलवारें भी दिखाई गई है। तो मुझे नहीं लगता कि ये एक पक्षीय जो है ये दंगा एक पक्षीय होता है। दंगा हमेशा जो है दोनों हाथों से ताली बजती है, तो मैं नहीं मानता इस चीज को। जी विजय जी, ताली दोनों हाथों से बजती है। काजमी साहब को आपने सुना, विजय जी, ताली दोनों हाथों से बजती है, लेकिन ये स्क्रिप्ट जिस तरह से चेन रिएक्शन दिख रहा है, चाहे रामनवमी की शोभा यात्रा हो, हनुमान जयंती की हो, देश के अलग अलग शहरों में जो घटनाएं हमने देखी, तस्वीरें सामने आई, विजय जी, ये स्क्रिप्ट लिखने वाला कौन आपकी नजर में? कहीं हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान तो नहीं लगता आपको? देखिए, मेरा ये मानना है कि 2014 के अंदर और 2019 के चुनावों ने कांग्रेस का जो नैरेटिव है
उसको टोटली रिजेक्ट कर दिया है। और इन चुनावों के जो इलेक्शन रिजल्ट्स थे, अगर पिछले साल के इलेक्शन रिजल्ट्स को स्टेट असेंबलीज के देखें और 2022 के देखें, तो फिर दोबारा कांग्रेस का ये जो नैरेटिव है एस्टैब्लिशमेंट को ठोकने का, वो राहुल गांधी जी के नेतृत्व के अंदर और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व के अंदर फेल साबित हुआ। इसलिए कहीं पर कोई छोटा मोटा दंगा हो जाए, कुछ उन्माद से प्रेरित लोग अगर इस प्रकार का दंगा कर दें, तो एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर अटैक करो, राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के ऊपर अटैक करो और अपने नैरेटिव को बड़ा करके दिखाओ। मेरी प्रार्थना है अपने कांग्रेस के मित्रों के से हाथ जोड़कर, अब ये नैरेटिव 2022 और 2024 में चलने वाले नहीं। इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर सीधी तस्वीरें अदालत में जो आरोपी हो, कथित तौर पर जिन पर ये आरोप है कि वो दंगाई हैं, उपद्रवी हैं, उन्हें अदालत ले जाते हुए ये तस्वीरें अदालत के सामने पेश करने से पहले आपके टीवी स्क्रीन पर उपद्रवी जिन्होंने हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव किया, कथित तौर पर दंगाई, उपद्रवी, हिंसा झड़प की जो तस्वीरें आई थी उसके कथित आरोपियों को अदालत ले जाती दिल्ली पुलिस। दिल्ली हिंसा और झड़प की तस्वीरों के बाद इन दंगाइयों को अदालत में पेश करती दिल्ली पुलिस। आपके टीवी स्क्रीन रोहिणी कोर्ट में सभी आरोपियों की पेशी। ये ताज़ा तस्वीरें रोहिणी कोर्ट से। इस पर ताज़ा जानकारी के लिए सीधा चलते हैं अपने सहयोगी रवि सराफ के पास। रवि, इस समय अदालत की सीधी तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। ताज़ा अपडेट अदालत से रवि। बिल्कुल, देखिए अदालत में पेश किया जाएगा क्योंकि आज जो है इन तमाम दंगाइयों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, तो अदालत की जो प्रक्रिया है वो पुलिस अपना करेगी। और कई ऐसे और दंगाई है जिसको पुलिस ने पहचान कर लिया है, अब उनकी गिरफ्तारी शेष रह रही है। तो एक एक करके तमाम जो दंगाई हैं उनकी गिरफ्तारी होगी, फिर अदालती कार्रवाई जो है वो भी शुरू होगी क्योंकि पुलिस को उन्हें अपने रिमांड पे लेना है। तो अदालत में अब उन्हें पेश किया जाएगा और पुलिस फिर जो है रिमांड पे लेगी। उसके बाद पूछताछ का जो दौर है वो शुरू हो जाएगा। और एक बड़ा सवाल जो सबके जहन में, क्या इसके पीछे कोई संगठित गिरोह है, कोई ग्रुप है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरा कमांड कर रहा था और एक साजिश रचने की जो है पूरी तैयारी कर रहा था। तो अब पुलिस जो है अपने हिसाब से पूछताछ करेगी और एक एक तार को जोड़ने की कोशिश करेगी। कौन लोग हैं जो दिल्ली की बात करें या देश की बात करें, अमन और शांति को भंग करना चाहते हैं, दंगा फैलाना चाहते हैं। उनका मंसूबा जो था कि किसी तरह से दंगा फैलाया जाए और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को हिला दिया जाए, यानी कि दंगा से दहला दिया जाए, ताकि इसका जो एक संदेश है पूरे देश भर में जाए। तो अब जो है तार से तार जोड़ने का काम पुलिस करेगी और एक एक जो दंगाई है उनसे पूछताछ होगी। और कई ऐसे दंगाई है जिनके शिनाख्त भी पुलिस ने कर ली है, कई के फोटो और वीडियो पुलिस के पास अब पहुंच चुका है और पुलिस ने अब अपना सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। तो आप देखेंगे कि कुछ घंटों के बाद और भी जो दंगाई है उनकी गिरफ्तारी होगी और उनसे पूछताछ होगी। पर फिलहाल आपको अगर यहाँ ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट अगर दिखाएं तो देखिए पुलिस के जो आला अधिकारी हैं यहाँ पर मौजूद हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं और तमाम जो अर्धसैनिक बल हैं उनकी भी यहाँ पर तैनाती कर दी गई। तो फिलहाल जो स्थिति है वो यहाँ की सामान्य है। लोग जो हैं रोज़मर्रा की जो ज़रूरत की जो चीज़ें होते हैं उसे लेने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं। पर जिस इलाके में पूरा ये वाक़या हुआ था वहाँ पे देखिए पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखा है, दोनों तरफ से इस सड़क को बंद कर रखा है ताकि यहाँ पर कोई आए और जाए ना। पर पत्थर और तमाम जो बोतल वगैरह जो इस्तेमाल किए गए थे वो सभी अभी भी सड़क पर पड़े हुए हैं। तो पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है और जो लोग भी इसके पीछे हैं, जिनका ये मंसूबा था कि दिल्ली को दहला दिया जाए, दंगा में एक बार फिर से दिल्ली को झोंक दिया जाए, उनको पुलिस जो है पहचान करेगी और उनके खिलाफ में कार्रवाई की जो प्रक्रिया है वो अब शुरू हो चुकी है। जी, ये धरपकड़ अभी भी जारी है रवि? बिल्कुल, देखिए धरपकड़ अभी भी जारी है और कई ऐसे दंगाई हैं जो अभी भी छिपे हुए हैं। आपने देखा होगा वीडियो फुटेज लगातार न्यूज़ इंडिया अपने दर्शकों को दिखा रहा है जिसमें एक दंगाई जो है गोली चलाता हुआ नजर आया। जहां पर पत्थर और लाठी डंडे चल रहे थे उस बीच वो निकल कर अचानक आता है और अपनी पिस्टल से जो अवैध है उससे वो गोली चलाता है। तो उसकी अभी गिरफ्तारी शेष रह रही है और ऐसे और कई ऐसे दंगाई जो छिपे हुए थे, जो इन तमाम जो आप इन घरों को देख रहे हैं इसके ऊपर से जो लगातार पत्थरबाजी कर रहे थे, बोतल फेंकने का काम कर रहे थे,
तो उन तमाम लोगों के भी जो है पहचान अभी होनी बाकी है। पुलिस ने सुबह यहाँ पर जो है कैमरे का इस्तेमाल किया था, ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया था और छत के ऊपर देखने की कोशिश की गई थी कि किस मकान में, किस छत के ऊपर कितना ईंट पत्थर रखा हुआ है और क्या क्या चीज़ें रखा हुआ है। तो उसके लिहाज से अब जो है उन तमाम मकान मालिकों से भी पूछताछ होगी जिस घर से पत्थरबाजी हुई है और जिस घर पर अवैध रूप से ज़्यादातर पत्थर ईंट इकट्ठा किया गया था, तो उनसे ही पूछताछ होगी कि आपने ईंट पत्थर कैसे इकट्ठा किया और क्या कारण था और कब से ये पूरा जो प्रक्रिया है चल रहा था। क्योंकि जब यहाँ पर शोभा यात्रा पहुँची थी तो यहाँ से नारेबाजी शुरू हुई थी। 2-4 लोग उस पूरे शोभा यात्रा में अंदर जाकर असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे थे, रोकने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद एकाएक ईंट पत्थर तलवार चलने लगी। उसके बाद यहाँ से जो है दंगा शुरू हो चुका। तो उन तमाम लोगों से पूछताछ होगी, उन तमाम दंगइयों से पूछताछ होगी जिन्होंने दिल्ली को हिलाने रवि, का एक छोटा सवाल और रवि, एक छोटा सवाल, छोटा जवाब दीजिएगा। मेरे पास एक बड़ी खबर भी है। रवि, मेरा छोटा सवाल यह है, आज दिल्ली पुलिस ने अमन कमेटी, जिसे आमतौर पर पीस कमेटी कहा जाता है, उसकी बैठक हुई। दोनों समुदाय के लोगों को बैठाकर पुलिस ने बात की। क्या आपको कोई जानकारी है कि आखिर उस बैठक में क्या हुआ? बिल्कुल, देखिए अमन कमेटी से पूछताछ की गई, उनसे बातचीत की गई कि जब ये पूरा प्रक्रिया चल रहा था, शोभा यात्रा चल रहा था, तो उससे पहले भी कमेटी की बैठक हुई होगी। तो एक रोड मैप बना होगा कि किस इलाके से जो है पूरा ये शोभा यात्रा निकलेगा और आप लोग स्वागत कहाँ पर करेंगे। अमूमन आपने देखा होगा जो दोनों समुदाय के जो यात्रा होते हैं उसमें एक पीस कमेटी होती है जो उनका स्वागत करते हैं, शोभा यात्रा में पानी पिलाते हैं, जूस कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं। तो उनसे भी पूछताछ हुई कि एक रोड मैप जब बना था तो उसके बाद इस तरह की चीज़ें कैसे उत्पन्न हुई, एकाएक कौन लोग उसके पीछे हैं। तो दोनों जो पीस कमेटी के जो सदस्य थे, जो उसमें लोग थे, उनसे पुलिस ने पूछताछ की है कि आप लोगों को क्या लगता है कि इसके पीछे किनके तार जुड़े हुए हैं, क्या ये संगठित अपराध था या फिर एकाएक हुआ। ये पूछताछ जो है पुलिस ने उन दोनों संगठन यानी कि ये कहें कि पीस कमेटी में जुड़े हुए जो लोग थे उनसे की है। ओके रवि, आप लगातार बने रहें, आपके पास ताज़ा जानकारी के लिए हम आते रहेंगे। लेकिन आपके टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीर की एक खास बात है। अभी मेरे अपने सहयोगी ने एक बात ऑब्जर्व की और उन्होंने बताया, ये तस्वीर गौर से देखिए, गौर से इस तस्वीर में देखिए। जो उपद्रवी हैं इनमें से एक व्यक्ति, एक उपद्रवी कॉलर पर हाथ रखकर एक फिल्म का डायलॉग मारता है। ये देखिए, ये कॉलर पर हाथ गया और उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं कि उसने कोई गलती की है। ये एक फिल्म का डायलॉग है और वो फिल्म पुष्पा में जिस तरह से डायलॉग और अदाकारी की गई वो ठीक उसी तरह करता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर एक बार देखें आप, चेहरे पर कोई शिकन नहीं कि आखिर उसे उपद्रव करने, दंगा फैलाने के आरोप में कथित तौर पर गिरफ्तार किया गया है। अदालत में पेशी हो रही है, उसकी आप जरूरत देखें। ये देखिए, ये वो व्यक्ति है, ये कॉलर पे हाथ रखा, एक बार नहीं फिर पलट कर कहता है। ये देखिए मीडिया के कैमरों के सामने। जी हाँ, आगे बढ़े अपने पैनल की ओर आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर जहांगीरपुरी हिंसा पर राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग सख्त हिंसा में बच्चों के इस्तेमाल को लेकर एनसीपीसीआर ने संज्ञान लिया। मामले में जरूरी कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, एनसीपीसीआर जहांगीरपुरी हिंसा में बच्चे पत्थरबाजी करते नजर आ रहे थे। स्वतः संज्ञान लेते हुए एनसीपीसीआर ने इस पर कार्रवाई की। इस वक्त की बड़ी खबर, इस बड़ी खबर के बाद चलते हैं अपने मेहमानों की ओर। विजय जी, ताजा तस्वीरों के लिए मैंने आपको रोका था, लेकिन इस बड़ी खबर के बाद एनसीपीसीआर ने स्वतः संज्ञान सुमोटो लेते हुए उन्होंने कहा है कि इसमें बच्चों का इस्तेमाल हुआ है, बच्चे पत्थरबाजी करते नजर आए। ये पैटर्न तो कश्मीर पैटर्न लगता है। देखिए, मैंने जो शुरू में कहा, मैं अक्सर देखता था 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले या 20 साल पहले, जम्मू कश्मीर के जो भी चित्र मुझे बड़े पर्दे पर दिखाई देते थे, पत्थरबाजी करते हुए भारत के, कश्मीर के मिसगाइडेड नौजवानों को हम अक्सर देखते थे। और कश्मीर के अंदर किस पार्टी का सत्ता रूढ़ रहा,
वो सब लोग जानते हैं। मैं इस डिबेट के मसले को टारपीडो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मेरा मानना है कि जहांगीर के अंदर स्ट्रिक्ट सर्च, सीज और अरेस्ट होनी चाहिए। और मेरी जुडिशरी से भी यह विनती है कि उनको किसी छोटे से रिप्रिमांड के साथ बेल मत दीजिए, क्योंकि जब लॉ एंड ऑर्डर खराब करने वाले, देश की शांति को भंग करने वाले स्टाइल से ऐसे कर जाते हैं और पुलिस की गिरफ्त में होते हुए भी अपनी गुंडागर्दी को परचम लहरा के जाते हैं, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं हो सकते, वो भारत के पक्ष में नहीं हो सकते, वो मिसगाइडेड रेडिकलाइज्ड यूथ ही हो सकते हैं। इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगा। जिहादी सोच के तहत जी हाँ, कॉलर पे हाथ देकर कह के जा रहे थे, एक बार नहीं 2 बार। विजय जी आऊंगा आपके पास, क्योंकि ये बहस का आखिरी पड़ाव है और मुझे सारे पैनलिस्टों से एक आखिरी सवाल के लिए जाना है। कुंतल कृष्ण जी, कुंतल जी, आप विजय जी को कह तो रहे थे मेरे दोस्त हैं, लेकिन उनके हर जवाब पर आपकी उंगली उठ रही थी। मनीष जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इसके मोटिव को ढूंढते ढूंढते हम इस्लामाबाद नहीं जाए। मैंने तो आपको पहले ही कह दिया, झंडे वालान और नागपुर से ही काम चल जाएगा। दूसरी बात, जो ये बाल अधिकार देखिए विजय जी कह देंगे, कुंतल जी, विजय जी कह देंगे आपका पाकिस्तान प्रेम झलक रहा है डिबेट से। वो विजय जी मैंने कहा ना, विजय जी हमारे पुराने मित्र हैं, बट उनकी अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं। मैं नहीं चाहूंगा कि वो अपनी राजनीति अपने पार्टी से एक्सपेल्ड हो जाए, इसीलिए वो जो कह रहे हैं उनकी राजनीतिक मजबूरी समझते हुए मैं समझ रहा हूँ। पर मैं ये बात कहना चाहता हूँ मनीष जी कि अगर बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इन बच्चों के ऊपर संज्ञान लिया है तो उन संगठनों के ऊपर भी संज्ञान लेना चाहिए जहां पे बच्चे रामनवमी के जुलूस में तलवार और बंदूक लिए दिखाई दे रहे हैं। वो सभी बच्चे ही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आयोग दोनों पक्ष की ओर देखेगा। कुंतल जी, अंजलि जी आगे क्या, अमन कैसे कायम हो? देखिए, अमन तभी कायम रहेगा जब हम सब अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर देश का सोचें, देशवासियों का सोचें, अपने निहित स्वार्थों को छोड़ें और ये देखें कि किस तरह हमारा देश आगे बढ़ सकता है, किस तरह से अमन और शांति पूरे देश में रह सकती है। इसके लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा और अपने निहित स्वार्थों से ऊपर उठना पड़ेगा। जी, काज़मी साहब, अमन कमेटी, पीस कमेटी की बैठक हुई, लेकिन जो मामला सामने आता है, इस तरह की बैठकें एक औपचारिक तरीके से कर ली जाती है जो हर पुलिस स्टेशन में होती हैं, लेकिन उसके बाद फिर से वही चीजें दोहराई जाती हैं। ये चेन रिएक्शन, एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे, और खासतौर पर जो देखा जा रहा है, अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में राज ठाकरे का अपना एक पोंगा चल रहा है, वो कह रहे हैं लाउड स्पीकर हटाओ। तो ये जहां पर चुनाव होने हैं, चाहे नगर इकाई के हो चाहे प्रदेश के हो, लेकिन इस तरह की चीजें हिंदू मुसलमान कहीं ना कहीं समरसता तोड़ रही हैं। अवस्थी जी, जहाँ तक राज ठाकरे जी का सवाल है, वो आजकल बेरोजगार है और वो बीजेपी का जो है भोंपू बन चुके हैं। महाराष्ट्र में जो है उनको कोई पूछने वाला नहीं है इस वक्त, तो वो बेरोजगार है, वो बीजेपी का भोंपू बन गए हैं। दूसरे ये कि अमन कमेटी की बात जो हो रही है, अमन कमेटी का तो कोई भी आदमी, कोई भी सदस्य है ना तो शोभा यात्रा में मुझे दिखाई दे रहा और ना ही उधर से दूसरे पक्ष की तरफ से मुझे कहीं इसमें दिखाई दिया है। अमन कमेटी क्या घर पे जो है ये एसी रूम में सोने के लिए थी क्या? इतना बड़ा जुलूस निकल रहा था, ना कहीं पुलिस थी, ना प्रशासन था, ना कोई अमन कमेटी का कोई सदस्य दिखाई दे रहा। तो क्या ये अमन कमेटी किस टाइप की अमन कमेटी थी? जी काज़मी साहब, इंडिया का सवाल में आज आप लोग आए, विजय जॉली जी, कुंतल कृष्णा जी, अंजलि राय जी और काज़मी साहब आए। आप लोगों ने अपने विचार रखे और कोशिश की गई कि हम ये टटोले खंगालें कि आखिर इस तरह के अमन के दुश्मनों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन जाते जाते मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, चेहरे पर, किसी शायर ने कहा है, चेहरे पर सारे शहर के गर्द मलाल है, जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। इंडिया का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार ताजा तरीन खबरों के पिटारे को लेकर आएंगे मेरे सहयोगी अंजनी कुमार सिंह, एक छोटे से ब्रेक के बाद।